आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर में घुस के मारेंगे और इतना मारेंगे कि साले सपने में भी तुमको इंडियन आर्मी दिखाई देगी। ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही बैठता है। और आज हम बात करेंगे ब्रेव हार्ट मेजर मोहित शर्मा। अभी हाल ही में धुरंधर मूवी आई है, तो कहा गया कि शायद रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो मेजर मोहित शर्मा के ऊपर है। पेरेंट्स ने केस भी किया, बट आदित्य धर ने ये साफ साफ कहा। और दोस्तों, मैंने तो शुरुआत से ही मैंने ये बोला कि शायद ये मेजर मोहित शर्मा के ऊपर नहीं है, क्योंकि इनका जो टेन्योर था ना वो अलग था। मतलब जो इनको टास्क दिया गया था वो अलग था। तो कैसे इतने लंबे समय तक कोई जासूस जो है वो रह सकता है? तो यहीं पे आदित्य धर ने क्लैरिफिकेशन दिया। हम दोस्तों, पर्सनल कंट्रोवर्सीज भी कुछ हुई हैं। जैसे मेजर मोहित शर्मा की जब शादी हुई, ठीक है, तो शायद इनकी रिश्विका नाम है इनकी वाइफ का, वो भी आर्मी में है। और इनकी जो माता जी हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हम मेजर मोहित शर्मा की पूरी कहानी जानते हैं, और जब ये लेक्चर ख़त्म होगा पूरा देखिएगा तो आपकी आंखों में तो आंसू होंगे और आपको गर्व भी महसूस होगा और एक जज्बा कि यार काश हम भी आर्मी में होते। नहीं तो जो जाना चाहते हैं कि भाई आर्मी में तो जाना चाहिए। मैंने भी दोस्तों एसएसबी दिया था, बट मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि आर्मी ऑलवेज टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इससे पहले हम आगे बढ़े, बता दो कि हमारी जो प्रीमियम एआई प्रॉम्प्ट बुक है वो अवेलेबल है सेल के लिए, और 100 रुपये की है वो। कल ये 1000 रुपये की हो जाएगी, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया तो ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। कहानी शुरू होती है 1978, 13 जनवरी 1978। जन्म होता है मेजर मोहित शर्मा का हरियाणा में। हरियाणा के रोहतक जिले में इनका जन्म हुआ। अब भाई देखो, पिताजी का नाम राजेंद्र शर्मा है, और ऑलरेडी इनके एक बड़े भाई है मधुर शर्मा, और इनकी माताजी का नाम जो है वो है सुशीला। अब आपको मैं बता दूं कि एक बहुत शानदार किताब है, 2 वॉल्यूम्स में। मैंने पहला पढ़ा है, दूसरे का मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा क्योंकि मुझे लेक्चर बनाना था। तो पहला है इंडियाज मोस्ट फियरलेस। शिव अरोड़ का फॉलो जरूर करिए। शिव अरोड़ जो है वो बहुत ही जबरदस्त, भारत के गजब के डिफेंस एनालिस्ट, वो उनको फॉलो करिए तो वो सारी अपडेट्स देते हैं। राहुल सिंह और शिव अरोड़ की एक इंडियाज मोस्ट फियरलेस 1, दूसरा इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2। इसमें चैप्टर वाइज भारत के जाबाजों के बारे में बताया गया। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका रिव्यू कर दूंगा, वो किताब मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में है। तो अब क्या हुआ कि मेजर मोहित शर्मा जो हैं वो जन्म लेते हैं कहाँ पे? हरियाणा में। पिताजी पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे, माताजी जल विभाग में थी। दोनों ही पेरेंट्स सरकारी जॉब में थे। लेकिन नहीं पता था कि हमारे यहाँ तो एक वीर योद्धा का जन्म हुआ है। किसको पता होता है? अब दोस्तों, इनके जो बड़े भैया हैं बहुत बनती थी। मेजर मोहित शर्मा ना मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, मल्टी टैलेंटेड। इतना ज़्यादा टैलेंट, मतलब कहते हैं ना कि बहुत लकी ऐसे लोग होते हैं, भगवान इतना सारा टैलेंट एक आदमी को दे देता है। पढ़ने में अव्वल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अव्वल, गिटार बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना, आवाज़ तो इतनी प्यारी कि गाना गाते थे तो एकदम, अगर मान लीजिए कि ये आ जाते बॉलीवुड में तो बहुत बड़े सिंगर होते। ऐसे थे कुछ मेजर मोहित शर्मा। अब क्या हुआ कि जो बड़े भैया हैं उनको था एयरफोर्स में जाने का शौक। अब आपको पता है कि 12th के बाद एनडीए का एग्जाम होता है और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस होता है, दोनों ही यूपीएससी करवाता है, और ये ऑफिसर रैंक के लिए होता है। तो एनडीए का एग्जाम दिया, बट वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। हालांकि जो देखिए, इनके जो घर वाले थे, मम्मी पापा थे, क्योंकि ये दिल्ली में रहते थे, राजेंद्र शर्मा जो है ना वो दिल्ली में ही पोस्टेड थे पीएनबी में। तो वो चाहते थे कि नहीं यार, देखो पहले तो क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग कर लो। समय इंजीनियरिंग ही चलती थी, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी। तो इन्होंने इंजीनियरिंग की, इनके बड़े भैया ने, और अच्छी जॉब लग गई। अब जो छोटे भैया थे, मतलब मेजर मोहित शर्मा, अब देखिए परिवार चाहता था कि ये भी इंजीनियरिंग करें, अच्छी जॉब लग जाएगी, क्योंकि उस समय इंजीनियर कम भी थे, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। तो जॉब बहुत बढ़िया, और सरकारी जॉब भी आपको मिल सकती थी बहुत बड़े अच्छी खासी सैलरी पे। लेकिन इनको जाना था एनडीए में, इनको तो देश की सेवा करनी थी। अब होता दोस्तों ये है कि जब 18 साल के होते हैं, अव्वल मार्क्स, बहुत ज़बरदस्त एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ ये जब अपना 12th पूरा करते हैं, तो महाराष्ट्र के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इनको एक दाखिला करा दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान परिवार नहीं चाहता था ये आर्मी में जाए, बट ये चाहते थे, क्योंकि इन्होंने ये अपने भैया से डिस्कस करते थे, और ये कहानियां इन्होंने सुनी थी 1971 की, 65 की, 62 की, तो अंदर से ही जज्बा था। तो अब ये चुपचाप वहां पे तैयारी शुरू कर देते हैं, राइट? तैयारी शुरू कर दी। जहां पे इंजीनियरिंग की क्लासेस हो रही थी, ये करंट अफेयर्स, मैथ्स पढ़ने में तो अच्छे थे ही,
रिटन उन्होंने निकाल लिया, रिटन एग्जाम दिया, निकाल लिया, और देन एसएसबी के लिए इनको बुलावा आया। अब बता दूं कि जब इनका रिजल्ट आया तो इनकी माताजी ने रिजल्ट को छुपा लिया कि ये कहीं चले ना जाए, आर्मी में ना चले जाए। तो इन्होंने बोला क्या रिजल्ट नहीं आया मेरा। अब उस समय देखिए, आज तो इंटरनेट है ना, उस समय तो कुछ था नहीं। ये 1900 भाई बहुत, मतलब आप समझ सकते हो ना कि ये 1994 की बात है, 1994-95। तो उस समय तो कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर। तो इन्होंने फोन किया यूपीएससी ऑफिस में, तब इनको पता चला इनका सिलेक्शन हो गया है। तो थोड़ा सा माँ बाप से ये बोले कि देखो ऐसा नहीं, लेकिन फिर बाद में माँ बाप ने भी समझा कि नहीं यार, भारतीय फौज में जाना, देखिए हर किसी को, हर माँ बाप को ना अपने बच्चे की चिंता होती है, लेकिन भारतीय फौज में जाना गर्व की बात है। मैं अभी भी मानता हूँ सबसे रॉयल जॉब इंडियन आर्मी की होती है। अब दोस्तों क्या हुआ कि भाई इन्होंने 12th के बाद, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं हुआ, तो होता क्या, जब आप यूपीएससी मतलब जब आप एनडीए का एग्जाम देते हैं ना, तो अगर आप 12th के बाद दे रहे हो तो पहले आपका 3 साल, टोटल 4 साल की ट्रेनिंग होती है, आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है। तो इनको पुणे भेजा गया, खड़ाकशुला, ठीक है, वहां पे है ना, वहां पे इनका ग्रेजुएशन हुआ। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद होती है, तो क्योंकि तब सीडीएस का एग्जाम होता है, तो सीडीएस में आपको सिर्फ 1 साल की आईएमए देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेजा जाता है। तो इन्होंने पुणे में ये पूरा कोर्स किया, ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर ये देहरादून आ गए। वहां पे इन्होंने 1 साल ट्रेनिंग की। और बता दूं कि उसी दौरान ये केआर नारायणन से मिले। ही वॉज एक्सीलेंट, मतलब ये वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स थे, ठीक है। इनको कुछ मेडल्स भी मिले, और हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब मैं बता दूं मल्टी टैलेंटेड। बोला था कि भाई ये तो, क्योंकि कहते हैं कि कांच के टुकड़ों को हीरे बनाते हैं आईएमए में, लेकिन ये तो पहले से हीरे थे, उसको और ज्यादा तराश दिया। तो पता तो चल गया था उस समय भी कि लड़का बहुत आगे जाएगा। मेजर मोहित शर्मा जो है, उसके बाद जब ये ग्रेजुएट होते हैं और जब अपनी पूरी ट्रेनिंग करते हैं, तो फिर इनको मद्रास रेजिमेंट दी जाती है। हैदराबाद में पोस्टेड होते हैं 1998 में, और हैदराबाद में पोस्टेड है सबसे पुरानी रेजिमेंट। लेकिन इनको यह था, जब इनसे पूछा गया कि तुम कहां पे पोस्ट होना चाहोगे, एक्चुअली क्या था ना कि 1999 में हो गया था कारगिल वॉर, और ये देख रहे थे बहुत क्लोजली। और कारगिल वॉर में तो चाहे वो विक्रम बत्रा हो, चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, मतलब कमाल की बहादुरी दिखाई गई थी। और वो जो, अब देखिए आप ऑलरेडी आर्मी में हो, ठीक है, और जब आप अपने सामने इतनी गजब की बहादुरी देखते हो, तो एड्रेनलिन रश जो होता है ना, वो पूरा टेक ओवर कर लेता है। तो मेजर मोहित शर्मा ने बोला कि मैं वहीं जाऊंगा जहां पे मुझे आतंकवादियों को मारने का मौका मिले, और वो कहां मिलेगा, कश्मीर में, ठीक है। और ये इनकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली थी, राइट। अब उसके बाद जब इन्होंने पूरी ट्रेनिंग की तो ये मद्रास रेजिमेंट में थे। देन 1 साल बाद 2000 में इनको ये मौका मिल गया। क्यों मौका मिला, क्योंकि ही वॉज वेरी वेरी केपेबल, और इन्होंने इच्छा भी जताई थी। तो यहां पे आर्मी को भी पता था, रेजिमेंट को भी ये पता था कि इसकी सही जगह राजौरी में है, तो इनको राष्ट्रीय राइफल्स में भेजा गया। अब आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राइफल्स क्या है। राष्ट्रीय राइफल्स आतंकियों का काल है। जितने भी जो खतरनाक ऑपरेशंस होते हैं ना, वो राष्ट्रीय राइफल्स करती है, बहुत डेंजरस। आर्मी का ये वो है, ये वो विंग है, ये वो पार्ट है जो मतलब मिसाइल है चलती फिरती। तो जब ये पूंछ राजौरी में इन्होंने ऑपरेशन किए, तो तुरंत मतलब 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने काफी आतंकियों को पकड़वाया, मारा। और 2 साल बाद 2002 में इनको चीफ ऑफ डिफेंस रिकमेंडेशन मेडल मिल गया, पहला मेडल। एज अ लेफ्टिनेंट बने, फिर ये एज अ, क्योंकि जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आप एज अ लेफ्टिनेंट, सबसे पहली पोस्ट मिलिट्री में, इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट की होती है। देन उसके बाद ही कैप्टन बन गए, इनको कैप्टन पे प्रमोट कर दिया गया, ओके। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा इम्तिहान आना बाकी था मेरे भाई। इन्होंने पैरा एसएफ को ज्वाइन करने की इच्छा जताई, कमांडो बनने की। और ये जो ट्रेनिंग होती है, ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। एसएफ की जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है ना, झेल ही नहीं सकता है काम इंसान, भूल जाइए। 4-5 दिन सोने नहीं दिया जाएगा, सोए तो उठा दिया जाएगा, पानी में पड़े रहो, बहुत ही भयानक ट्रेनिंग। आपकी बॉडी को वो हर दर्द दिया जाता है जिससे आप बैकआउट कर जाओ, और जो नहीं करते वो स्पेशल फोर्सेस कमांडो बनते हैं। वही ट्रेनिंग जो है वो मेजर मोहित शर्मा, क्योंकि आर्मी समझ गई थी, बोला कि बेटा तुम कमांडो के लिए बने हो, आ जाओ। तो बस ट्रेनिंग करके 2003 में आए, और उसके बाद इनको सबसे बड़ा ऑपरेशन दिया गया, ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट। ये कौन सा ऑपरेशन था, इसमें 2 आतंकवादी बहुत खतरनाक,
अबू तुरारा और अबू शमशाद, ये दोनों आतंकवादी कश्मीर में थे। और उस समय आपको याद होगा, मैं आपको बताता भी हूं, कई बार मैंने बताया कि 1999 से लेकर 2008 तक बहुत आतंकी हमले, हजारों भारत में आतंकी हमले हुए, क्योंकि हमने एक तरफ तो पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे किए, तो पाकिस्तान से बहुत सारे आतंकवादी भी आ रहे थे, तो बहुत सारे आतंकवादी आए, कश्मीर तो भाई अड्डा बन गया। बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स थे वहां पे जो आतंकियों की मदद कर रहे थे। अब ये दोनों आतंकवादी इतने खतरनाक थे हिजबुल के, और हिजबुल सबसे डेंजरस है, सबसे डेंजरस। ये क्या करते थे ना, ये सबका ब्रेन वॉश करते थे, ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को रिक्रूट करते थे। अगर भारत के अंदर हमले की प्लानिंग है तो यही करते थे। मेन पॉइंट ऑफ सेंटर ये दोनों आतंकवादी, तो इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आर्मी ने सब कुछ छान लिया, इंक्लूडिंग मोहित शर्मा, बहुत कुछ किया, लेकिन मिले ही नहीं आतंकवादी। तो फिर यही हुआ कि काम करते हैं, अब इनको भेजने का एक ही तरीका है, मैं घुस जाता हूं इसके अंदर। तो जब ये प्लान पहली बार सुनाया और आर्मी ने, मतलब, तो भाई कमाल हो गया, लगी ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट जो है 2004 में लॉन्च किया गया। अब दोस्तों इसके तहत महीनों की इन्होंने ट्रेनिंग की। दिमाग बहुत तेज था इनका, बहुत ज्यादा तेज था, और ट्रेनिंग में तो और ज्यादा तेज हो गया था। तो इन्होंने लैंग्वेज सीख ली, कश्मीरी लैंग्वेज सीख ली, उर्दू सीख ली, इन्होंने पूरी कुरान पढ़ ली कि किसी को शक ना हो इनके ऊपर, किसी को भी शक ना हो। तो इन्होंने वो सब किया, और इन्होंने दाढ़ी बनाई, और हुलिया बिल्कुल इन्होंने देखा कि आतंकवादी चलते कैसे हैं। और इन्होंने एक स्टोरी गढ़ी कि 3 साल पहले आर्मी ने मेरे भाई को मार दिया था और उसका बदला लेने में अब आया हूं। अब ये निकल जाते हैं ग्राउंड पे पूरा तैयार होके। अब इनको पता है कि देखिए, जो बड़े लीडर्स, ये आतंकवादियों के जो बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो ऐसे संपर्क में नहीं आते, ठीक है, आपको भरोसा जीतना पड़ता है। तो 1-1.5 महीने तो ये सबको कहानी सुनाते रहे कश्मीरियों को, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये था वो था, बहुत बुरी तरीके से 3 साल पहले मेरे भाई को मारा। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने इनको देख लिया कि हाँ ये लड़का है जो, और देखिए ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं आतंकवादी, कि कोई ट्रॉमा हो उसको हम यूज करें, उसको पे कैपिटलाइज करें। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स ने फिर खबर दी आतंकवादियों को, और उन आतंकवादियों ने इन दोनों लीडर्स को खबर दी कि एक लड़का दिखा है और ये कुछ भी कर जाएगा। अब उसके बाद फिर पहली मीटिंग होती है, संपर्क साधा गया। अब हुलिया ऐसा, शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सीधा सीधा। यहां पे जब मेजर मोहित शर्मा ने इफ्तिकार भट्ट बनके कहानी बताई दोनों आतंकियों को, तो दोनों फ्लैट हो गए भाई, खुशी के मारे गले ले लगा लिया कि भाई वाह क्या बात है, यही तो है असली ब्रेवहार्ट, ये मारेगा। और ऐसा सटीक प्लान, क्योंकि देखिए खुद भी आर्मी में थे तो उनको पता था कि आर्मी की लोकेशन कहां है, तो बताया था कि यहां पे ऐसे ऐसे हमला करेंगे। तो जो प्लान बताया दोनों आतंकियों को कि आर्मी के घुस जाएंगे और ये हमला इतना बड़ा होगा कि भारत के इतिहास में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ ही नहीं, तो ये दोनों आतंकी जो है वो और ज्यादा खुश हो गए, बहुत बढ़िया। अब बोला कि देखो, लेकिन ठीक है 2004-2004-5 की बात है, आर्मी की दबिश ज्यादा है, हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। दोनों आतंकियों ने बोला, अबू शमशाद और अबू तुरारा, लेकिन अभी अंडरग्राउंड हो जाओ। तो इन्होंने बोला नहीं, मैं अंडरग्राउंड नहीं होगा, जब तक मैं आर्मी से बदला नहीं लूंगा मैं अंडरग्राउंड होगा ही नहीं। भाई ये जज्बा देख के वो और ज्यादा खुश हो गए दोनों आतंकी कि वाह। फिर हम ये देखते हैं कि घुल मिल गए, बाकी आतंकियों से भी मिले। तो एक रात जो है, एक शाम जो है, एक घर था कश्मीर में, बहुत खूबसूरत घर होते हैं, और सामने जो है वो आग जल रही थी, वो कहवा बना के ला रहा था मोहित शर्मा, कहवा बना रहे थे, कश्मीर में जो चाय होती है। तो अब ये दोनों बात कर रहे हैं कि यार देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या हुआ था ना कि इन दोनों आतंकियों ने सारे सबसे मिलवा दिया था और हाइडआउट्स भी बता दिए थे मेजर मोहित शर्मा को, यहां आतंकवादी रहते हैं और यहीं से प्लानिंग होती है। तो मेजर मोहित शर्मा को बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी, लेकिन मेजर मोहित शर्मा का प्लान नहीं था इनको मारने का, क्योंकि वो चाहते थे वो और अंदर घुसे। अगर उनका बस चलता दोस्तों तो वो पाकिस्तान तक चले जाते और पीओके से भी बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाल के ले आते। लेकिन उस रात होता, शाम होता ये है कि उन दोनों को शक होने लगता है कि यार हमको खाली यही चीजें पता है, ठीक है, और कुछ पता नहीं है, क्या किया जाए। तो इनके पास AK-47 होती है और ये कंधे पे लगी होती है, और ट्रे में 3 कहवा होते हैं, वो ये घुसते हैं, लेके आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो घर में घुसे, शामियाना टाइप का होता है, ठीक है, खिड़की से धूप आ रही होती है, तो जैसे ही घुसे तुरंत यहां पे अबू तुरारा पूछता है कि बैठो बैठो बैठो। बोला हाँ 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 भाईजान, हाँ बैठ रहे। तो दोनों जो कहवा के ग्लास, एक देते हैं शमशाद को, एक तुरारा को, और एक ये खुद पीते हैं। तो तुरारा ऐसे हाथ रखता है घुटने पे और बोलता है कि एक बात बताओ, हंसते हंसते कहता है, लेकिन स्ट्रिक्टली पूछता है, तुम हो कौन, तुम्हारे बारे में हमको कुछ पता नहीं है, सच सच बताना, एक ही बार पूछूंगा। अब भाई आतंकवादी है, इन्होंने कितने लोगों को मारा है, कितने हमले करवाए हैं,
जितने भी ये 2001 में जो जम्मू कश्मीर जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, मतलब विधानसभा में जो अटैक हुआ था, वो इन्होंने करवाया। तो बहुत सारे हमलों में शामिल थे। ये लश्कर और हिजबुल के ये फर्स्ट पॉइंट थे। तो मेजर मोहित शर्मा ने अपनी AK-47 ऐसे फेंक दी ज़मीन पे। कहता है कि आप मुझे मार दो, चिल्ला के बोले कि आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, मुझे मार दो। तो एक्टिंग भाई, अब क्योंकि मल्टी टैलेंटेड इंसान, इसीलिए इनको भेजा भी गया। अब दोनों आतंकवादी डिस्कस करने लगे कि यार कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या करें। जब तक वो आपस में घुसर पुसर कर रहे थे, मेजर मोहित शर्मा ने भांप लिया कि यार अब अगर मैंने इनको नहीं मारा तो ये फिर मुझे मार देंगे। इन्होंने निकाली अपनी .9 mm के पिस्टल, ठाक ठाक, तो राउंड फायर किए, सर में लगी, वहीं मर गए और धुआं धुआं हो गया पूरा शामियाना। खेल खत्म। कोई अगल बगल था नहीं, खाली यही 3 थे। चुपचाप आराम से मोहित शर्मा बैठे और उसके बाद उन्होंने कावा खत्म की और उसके बाद आ गए वो आर्मी बेस कैंप। जब ये आतंकवादियों को पता चला तो आतंकवादियों की पैंट गीली हो गई, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि भाई आर्मी का कोई ऑफिसर आतंकवादी बनके इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। और इसीलिए इनको अशोक चक्र भी दिया गया इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। हाँ सॉरी, सेना मेडल। तो अब क्या हुआ कि नहीं, अशोक चक्र भी इनको मिला था वैसे। तो अब क्या हुआ कि इनको मेजर बना दिया गया। देखो कमाल का काम था, मेजर बन गई है, मेजर मोहित शर्मा हो गई है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कुछ महीने बाद ये अपने घर जाते हैं गाजियाबाद, वापस ट्रेन से उतरते हैं। बड़े भाई मधुर इनको लेने आते हैं। अब मधुर देखते हैं कि भाई कहाँ है मेरा भाई, बोगी नंबर सही, सीट नंबर सही, बट कोई है ही नहीं यहाँ पे। कोई आदमी था लंबा चौड़ा, बड़ी दाढ़ी, दिखाई नहीं, वो तो चला गया। बहुत ढूंढते, मिलता नहीं है, ट्रेन चली जाती है। ले यार आया भी कि नहीं आया। उसके बाद पीछे से ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं मेजर मोहित शर्मा कि हाँ भाई, लंबे चौड़े 6 फीट 2 इंच। भाई इनका जो हुलिया था ना, कोई पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि ये वही उसी हुलिये में थे ये, ठीक है, आतंकवादी हुलिये में थे। तो फिर हंस टाल के बाद फिर उसके बाद घर में भी इनकी माँ जी ने यही बोला कि भैया देख लो, बड़े खतरनाक ऑपरेशन कर रहे हो, लेकिन थोड़ा हुलिया अजीब है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर हम देखते हैं कि मेजर मोहित शर्मा जो हैं, उन्होंने काफ़ी ऑपरेशंस किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों एक ऑपरेशन ऐसा था 20 मार्च 2009, ठीक है, अक्टूबर 2008। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि कश्मीर में पोस्टिंग थी, तो यहाँ पे जंगल, हावड़ा के जंगल में ये खबर मिली कि आतंकवादी जो हैं यहाँ इन्फिल्ट्रेट किए हैं, ठीक है। और 26/11 ऑलरेडी हो चुका था, नहीं सॉरी, होने वाला था। और इसी दौरान भारत को बहुत सारे इंटेल इनपुट्स मिले थे कि हमला होने वाला है भारत में, और बहुत सारे इंटेल इनपुट्स आए थे, तो रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मेजर मोहित शर्मा खुद अपनी टीम को लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों वो जैसे ही जंगलों में घुसते हैं, भाई धूप जो है, इतने घने जंगल है कि वो ज़मीन तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, एकदम से फायर ओपन हो जाता है। अब फायर ओपन हो जाता है, इससे पहले मेजर मोहित शर्मा को समझते हैं उनके साथी जो हैं वीर गति को प्राप्त होने लगते हैं। अब मेजर मोहित शर्मा भाई तुरंत वो एट अ इंस्टेंट डिसीजन लेते कि पीछे हटो और पेड़ और पत्थर की शरण लो। वो निकालते हैं अपनी बंदूक और तड़ातड़ फायर करना शुरू करते हैं, और सब के सब तड़ातड़ फायर करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आतंकी पीछे हटते हैं। बट दोस्तों सी शेप में, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसे जो है यहां पे सेना को घेर लिया गया था। दे वर इनटू द ट्रैप। इसके बावजूद मेजर मोहित शर्मा लड़ते रहते हैं। सबने यहां पे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, और मेजर मोहित शर्मा को कंधे में गोली लगती है, हाथ में गोली लगती है। तुरंत वो कपड़ा निकालते हैं, हाथ में बांधते, बोलते लड़ते रहो, गोली लगे। अब यहां पे भाई सब कहते हैं कि सर सर आपका बचना निकल, नहीं नहीं नहीं, लड़ो लड़ो लड़ो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर इनको यहां पे वेस्ट होती है ना बुलेट प्रूफ, यहां पे गोली लगती है सीने के एकदम बगल में। तो भी मेजर मोहित शर्मा जो है लड़ते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं, और तब तक जो है वो दूसरी टुकड़ी भी आ जाती है, वो पीछे से गोली चलाती है। अब दोस्तों यहां पे क्या है ना कि जो MGL लॉन्चर होता है, वो कहते हैं कि अपने हवलदार से, क्योंकि भाई यहां पे मेजर मोहित शर्मा वाज द लास्ट वन स्टैंडिंग, बाकी जितने भी थे ना उन सबको पहले बोला कि तुम जाओ। यहां पे हवलदार बोलता है कि सर आप चलिए पहले, बोल के नहीं नहीं पहले तुम जाओ, मैं लास्ट में आऊंगा। अब MGL लॉन्चर बोलते हैं कि तुम पकड़ो इसको, उसमें ग्रेनेड्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको लग जाती है गोली। खुद यहां पे पकड़ते हैं, MGL लॉन्च करते हैं, 6 ग्रेनेड निकलते हैं, आतंकवादी खत्म। और इसका नतीजा दोस्तों ये होता है कि सब के सब 17 आतंकवादी मारे गए थे, भाग गए आतंकवादी। अब दोस्तों यहां पे आर्मी को एक खबर दी जाती है कि मेजर मोहित शर्मा इज डाउन, और देखिए बहुत ब्लड लॉस हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली मेजर मोहित शर्मा हमारे ब्रेव हार्ट वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि हाउ इट इज पॉसिबल
कि जो बंदा 10 साल से इतना खतरनाक ऑपरेशन करके आ गया, कैसे ये, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी अमर है, ये अश्वत्थामा है, बट नियतों को कुछ और मंजूर था। और हमारी एक बड़ी ये कहते हैं ना कि बड़ा एक बदनसीबी रही है कि हमारे बहुत सारे ऐसे ब्रेव हार्ट जो है हमको बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, चाहे वो छत्रपति शिवाजी हो, चाहे वो हमारे विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, चाहे हमारे सौरभ कालिया, इतने देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स कि ऐसे ऐसे ब्रेव, मनोज पांडे, बहुत जल्दी हमको छोड़ के चले जाते हैं। और मेजर मोहित शर्मा के साथ भी यही हुआ। जब घर में रात के 1:30 बजे फ़ोन आया, ठीक है, इन्होंने शादी भी कर ली थी, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी वाइफ भी आर्मी में ही थी, और इनकी माँ जी ने फ़ोन उठाया रात के 1:30 बजे, ये बताया कि आपके बेटे जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन गर्व पूरा, मतलब आर्मी जो है उसके ऊपर गर्व महसूस करे। तो भाई जाहिर सी बात है, एक माँ और एक पिताजी, माँ बाप जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए, रोए भी, एक प्रॉपर इनको स्टेट ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद फिर काफ़ी विवाद भी हुआ, ठीक है, अब उस पर फिलहाल हम नहीं जाते हैं। आप उनकी मम्मी जी का एक इंटरव्यू है स्विच पे, वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब दोस्तों मेजर मोहित शर्मा के बारे में अभी इतनी बात क्यों हो रही है, मैंने तो उस पर बहुत पहले लेक्चर बनाया था, तो 5-6 साल पहले सबसे पहला लेक्चर लिया था इन पे, क्योंकि दोस्तों धुरंधर मूवी आई है और उस मूवी ने तबाही मचा डाली है, उस मूवी ने सारे नैरेटिव को कर दिया है बर्स्ट, राइट, इसीलिए उनकी बातें हो रही हैं। और ऐसी बहुत सारी, इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस पढ़िएगा ना, कहानी सुन के आप मजा आ जाएगी आपको। और मैं बहुत खुश हूं कि भारत में 120 बहादुर बनी, धुरंधर बनी, और अभी 21 आ रही है। मैंने अपने लेक्चर में बोला था, जब मैंने अरुण खेतरपाल पर, लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल पर लेक्चर लिया था कि यार इनके ऊपर क्यों नहीं मूवी बन रही है, हमारे परमवीर चक्र अवॉर्डीज के ऊपर मूवी क्यों नहीं बन रही है, और अब बनी, अब बन रही है दोस्तों। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कहानी कैसी लगी बताइएगा, और गौरव गाथा और भी हम लाते रहेंगे। बाकी आप हमारे प्रॉम्प्ट बुक, प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।